हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी डी रॉ सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक जो हैं इसमें कवर करेंगे। और इन सभी टॉपिक्स को हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में साथ साथ में हम इसे रिवाइज भी टॉपिक को करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमें इन टॉपिक में से जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट, आज का जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको जो है वो हमारे ऑटो आई एस अकेडमी पे ऐप के ऊपर जो है वो आपको अवेलेबल होगा। और इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जस्ट ये जो ऑटो आई एस अकेडमी का ऐप है आपको इसको डाउनलोड करना है। और इसको डाउनलोड जब करेंगे तो आपको यहाँ पे एच एस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का जो है एक यहाँ पे फ़ोल्डर जो है आपको इसके यहाँ पे मिलेगा। इसी फोल्डर के अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज नाम का एक यहाँ पे सब फोल्डर जो है वो आपके लिए क्रिएट किया गया है। तो इसमें आपका जो आज का लेक्चर और इसके आगे भी जितने भी हमारे पॉलिटी के लेक्चर हैं उसका सारा का सारा पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके पास अवेलेबल होगा, ताकि आप इसे बाद में अच्छी तरह से रीड कर सकें और रिवाइज कर सकें। सो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने जो आपके लिए टॉपिक लिए हैं, 3 टॉपिक मैंने आज आपके लिए मेजर चूज़ किए हैं, जिसमें हम बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल, ये 3 टॉपिक लिए गए हैं। और ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं इंडियन पॉलिटी एज सब्जेक्ट के अंदर। हर साल यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो हैं इन टॉपिक से जो हैं हमें ज़रूर पूछे जाते हैं। और अब हम इन टॉपिक्स को अगले 20 क्वेश्चंस के अंदर जो है वो कवर करेंगे, और हम देखेंगे कि इन टॉपिक्स में से हमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो उनको सॉल्व करते हुए हमें किन पॉइंट्स या बारीकियों के बारे में हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लेते हैं। और स्टूडेंट, जैसे जो क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा और उसके बाद मैं कुछ सेकंड का आपके पास जो है वो गैप रखूँगा, ताकि आप सभी जो हैं वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सोच सकें। और इसका अगर आप अपना राइट आंसर साथ साथ में, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, तो साथ में कमेंट बॉक्स में आप अपना राइट आंसर जो है वो साथ में आप दे भी सकते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चंस को लेके और भी अच्छी यहाँ पे हो सके। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के ऊपर है। आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का एक कैबिनेट मिशन प्लान के नीचे हमारी एक असेंबली बनाई गई थी, जिसके द्वारा ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको जो था वो बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के रिगार्डिंग यहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का जो प्रपोज़ल था उसको अगस्त ऑफ 1940 के अंदर जो था इसको एक्सेप्ट किया था। और दूसरी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ये रहती है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो प्लान था फाइनली इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, और अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हैं, ए है या बी है, या दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं। इसके लिए आई एम गिविंग जस्ट टाइम ऑफ द 5 सेकेंड, तो कि आप थोड़ा इसके ऊपर अपना आंसर सोच सकें, इसको थोड़ा पढ़ सकें। तो आप अपना सोचिए और उसके बाद आप अपना कमेंट बॉक्स में जहाँ आप इसके आंसर जो हैं अपने पास भी लिख के रख सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये यहाँ पे गलत हो जाती है, और ये ओनली दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि ये क्यों गलत हुई है यहाँ पे। देखिए, अगस्त ऑफ 1940, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि 1940 में जो वर्ल्ड था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड से वो निकल रहा था। और ब्रिटिश जो थे वो बहुत ईगरली चाहते थे कि जो इंडियन है वो इसके अंदर फुल फ्लेज उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो। तो उसके लिए ही ब्रिटिश ने एक प्रपोज़ल दिया था अगस्त ऑफर का। उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि भाई, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो जैसे ही वॉर ख़त्म होगी हम आपके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने की यहाँ पे बात की गई है। नो डाउट 1940 के अंदर वहाँ पे डिमांड फॉर पाकिस्तान भी रखा गया था, और मुस्लिम लीग जो थी वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की उन्होंने बाद में डिमांड भी रखी थी। लेकिन अगस्त ऑफर में एज सच कोई 2 कॉन्स्टिट्यूट
असेंबली का कोई प्रपोज़ल जो था वो अगस्त ऑफर में ना ही तो दिया गया था, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था इसको यहाँ पे किसी तरह से एक्सेप्ट किया था। इसलिए हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो बी आ जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो भेजा गया था जब वर्ल्ड वार जो सेकेंड थी, जब ये ख़त्म हो गई थी, लॉर्ड एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, तो तब उन्होंने 3 मेंबर कमीशन जो था हेडेड बाय सर पैट्रिक लॉरेंस उनको इंडिया में भेजा था कि भाई जाइए और देखिए कि किस तरह से जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जा सकती है, पावर का ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल के नीचे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ रिलेट करता है। और आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जब हमारी पहली उस समय मीटिंग कॉल की गई थी 9 दिसंबर को 1946 के पास हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग थी। उसके 2 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक विज़न दिया था कि जो फ्यूचर का इंडिया होगा वो एक सोवरेन होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा, वो एक रिपब्लिक कंट्री होगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और फ्यूचर का हमारा एक विज़न दिया गया। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके पास आ जाती हैं। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपके पास है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी ड्राइव फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा जो है कि इसके अंदर पूरी सेफगार्ड दिए गए थे, चाहे वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, चाहे कोई बैकवर्ड या ट्राइबल एरिया, डिप्रेस किसी भी क्लास का है, सबके राइट्स का जो है वो सेफगार्ड जो था इसके अंदर यहाँ पे दिया गया था। तो अब हम इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या है, 1 है, 2 है, दोनों सही हैं या दोनों यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अगेन आई विल गिव यू टाइम ऑफ फ्यू सेकेंड ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा अपना सोच सकें कि इसका क्या राइट आंसर जो है वो यहाँ पे हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो यहाँ पे बी है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ये वाला 1 स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल जो हमारी सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया जो पावर और अथॉरिटी थी, इट वाज ड्राइव फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट। नो, ये गवर्नमेंट से ड्राइव नहीं होती है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द पीपल। क्योंकि अगर आप हमारा प्रेम्बल भी पढ़ेंगे तो प्रेम्बल के अंदर भी हम लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वह जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो हमारे पास यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का कभी पॉलिटी में जब आप इस तरह के पेपर में भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समटाइम जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट होती है वो बिल्कुल एज सच ही लिखी होती है जैसा कि हमने पढ़ा होता है, जहाँ हमने सुना होता है या देखा होता है, लेकिन उसमें कई बार कुछ एक आधे वर्ड को जो है वो ट्विस्ट कर दिया जाता है उस स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा आपने ध्यान में रखना है जब आप अपना पेपर वहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास 3rd क्वेश्चन आता है। इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स की बात की गई हैं। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 फीचर के अंदर यहाँ पे बात की गई हैं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस जो हमारे पास हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविज़न भी दी गई हैं, और व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल जिसके बेस के ऊपर हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस देखा जाता है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। और इंडिया हैज़ ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट लाइक द यूएस है। तो इनके अंदर हमारा अब राइट आंसर जो है वो यहाँ पे क्या आता है वो हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सी फीचर जो है वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे आ जाती है। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या इसका अगर आप सोच रहे हैं तो अब इसका अगर हम यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे ए आ जाता है। ये वाला पॉइंट ठीक है कि इसके अंदर पूरा डिटेल गवर्नेंस का पार्ट जो है अब यहाँ पे आ जाता है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारी सेंटर स्टेट रिलेशन को अगर हम बात करें तो आर्टिकल 245 के ऑनवर्ड हम देखेंगे हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन है, जो हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन है, जो हमारे जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको कंप्लीट उसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नो डाउट इंडिया हैज़ ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट के लिए, बट इट्स नॉट लाइक यूएस। यूएस में जो है क्योंकि यूएस एक ट्रू फेडरल कंट्री है तो वहाँ पे जो यूएस है जहाँ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट है उनके एक अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं स्टेट के, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो राइट आंसर इज़ 1 ओनली।
अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको ये बताना है कि एक वर्ड सोवरेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सोवरेन इनमें से यहाँ पे कौन सी आती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं और सी एंड डी हमारे पास 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई जिसके अंदर वर्ड सोवरेन को डिफाइन यहाँ पे किया जाता है। क्या इसका मतलब है कि इंडिया अब किसी के अधीन नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट देश है। यहाँ पे इंडिया अपने खुद के इंटरनल और एक्सटर्नल फेयर खुद मैनेज कर सकता है, कोई अथॉरिटी नहीं है उसको जो उसको किसी तरह से सुपरवाइज कर सकती है। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और किसी कंट्री के साथ ट्रीटी के अंदर कोई पार्ट अगर एक्सचेंज भी करना है तो वो भी कर सकता है। तो इस तरह की ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ ये सारी की सारी स्टेटमेंट ही करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन डी। ये सारे के सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आ जाते हैं। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सोवरेन वर्ड का मीनिंग भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि सोवरेन जो वर्ड है ये बेसिकली इट मीन्स एक सुप्रीम, यानी कि सुप्रीम पावर की बात की जाती है। व्हाट इज़ इट मीन्स हियर, क्योंकि देखिए जब भी कोई स्टेट की बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ ए स्टेट, ठीक है, व्हाट इज़ ए स्टेट, तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए उसके पास 4 एलिमेंट होते हैं। वो 4 एलिमेंट कौन से होते हैं? स्टेट के पास एक अपना टेरिटरी होना चाहिए, वेल डिफाइंड टेरिटरी, जिसमें लैंड, सी, एयर सब आ जाता है। उसके बाद उस टेरिटरी को इनहेबिटेड होने के लिए वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो लोगों का होना भी ज़रूरी है, खाली टेरिटरी में तो हम स्टेट बना नहीं सकते हैं। और उन पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 1947 से पहले क्या इंडिया एक सोवरेन कंट्री था? तो इट वाज नॉट ए सोवरेन कंट्री। हालांकि इंडिया के पास टेरिटरी भी थी, पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन हम इंडिया को एक सोवरेन स्टेट नहीं बोलते थे। कारण क्या था? इंडिया के पास जो सोवरेनिटी थी वो नहीं थी। सोवरेनिटी इंडिया के पास कब आई? 1947 के बाद आई यहाँ पे। सो इसके लिए हम देखेंगे किसी भी अगर किसी भी स्टेट को अगर रियल सेंस में उसको स्टेट होना है तो उसके पास ये 4 एलिमेंट होने बहुत ज़रूरी है: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। और जिस कंट्री के पास सोवरेनिटी होती है वो फ्री होती है, वो अपने इंटरनल अपने एक्सटर्नल डिसीजन जो है वो खुद ले सकती है, किसी थर्ड प्लेयर का या किसी भी और कंट्री का उसमें कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सोवरेन एंड क्वेश्चन नंबर 4 हेयर। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 हेयर। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर टर्म सेक्युलर के बारे में पूछा गया है कि जिसको हमारे इंडियन प्रेम्बल में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सेक्युलर के बारे में यहाँ पे कुछ डेफिनेशन पूछी गई हैं कि इनमें से आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इससे पहले हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेक्युलर टर्म है उसको 2 बार डिफाइन किया गया है। पहली बार उसे डिफाइन किया गया है प्रेम्बल के अंदर, दूसरी बार जो सेक्युलर टर्म है उसको फंडामेंटल राइट में डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 25 से 28 जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। तो देयर आर ट्वाइस सेकुलर टर्म हैज़ बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। सो फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ फैक्ट हियर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं इस टर्म सेकुलर को लेके, एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो अगर हम इन 3 स्टेटमेंट को देखते हैं तो सेकुलर वर्ड को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नीचे ऐड किया गया था प्रेम्बल के अंदर। इसका मतलब है कि स्टेट सभी रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देगा और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आप इसका कमेंट करके अगर साथ में अगर इसका आंसर दे सकते हैं तो इट इज़ वेरी वेल। मैं आपको थोड़ा 5 सेकेंड का टाइम जो है वो यहाँ पे देता हूँ ताकि आप इसके ऊपर थोड़ा सोच सकें। ओके, सो अब इसका हम राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर बी है और ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ये भाई इनकरेक्ट क्यों होगी? इसमें ऐसी क्या बात है कि ये इनकरेक्ट कर दी गई है? इसमें इनकरेक्ट होने का रीज़न है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो सेकुलर वर्ड था ये 44th के नीचे नहीं ऐड हुआ था, इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के नीचे से ऐड किया गया था। तो सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको पता ही है। सेकुलर का मतलब है स्टेट के लिए सभी रिलीजन यहाँ पे सेम होते हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। लेकिन भाई ये पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है?
ये पॉजिटिव जो सेकुलरिज्म का इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? क्या आप इसके बारे में कुछ सोच के अपना आंसर जो है वो सोच सकते हैं कि हाउ यू विल डिफाइन पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म हियर? ठीक है, तो आई कैन सी के आप बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी जो स्टेटमेंट है वो आपके दिमाग में आ भी रही होंगी और आप उसके बारे में सोच भी रहे होंगे। ठीक है, दैट इज़ वेरी नाइस। और अब इसका जो मीनिंग क्या है कि सेकुलर वर्ड का मतलब है कि पॉजिटिव कंसेप्ट में कि जो रिलीजन, जो स्टेट है वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है, चाहे कोई रिलीजन में कितनी भी स्ट्रेंथ है, चाहे किसी रिलीजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, चाहे किसी रिलीजन में बहुत कम स्ट्रेंथ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ़ पीपल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टेट सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगी, चाहे कोई बहुत ज़्यादा लार्ज रिलीजन है, चाहे कोई बहुत स्मॉल रिलीजन है, इस चीज़ से स्टेट को कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो दैट इज़ द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कि जो स्टेट है उसके लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा है, चाहे उसकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो कम भी क्यों ना हो, लेकिन वो इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देखिए, ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए जब आप इस तरह की कोई स्टडी करते हैं, क्योंकि इस तरह के कई बार थ्योरेटिकल चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आ भी जाती हैं, तो उसका एक सही डेफिनेशन जो है आपको ज़रूर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन है। प्रेम्बल से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है बेरूबरी केस के रिगार्डिंग कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पार्लियामेंट जो है वो प्रेम्बल को अमेंड कर सकती है। और इसके बाद इट इज़ ए जस्टिसेबल, यानी कि अगर इसकी कोई प्रोविज़न इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है तो आप उसको लेके कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसे जो है जाके जा सकते हैं। तो इसकी क्या करेक्ट जो आंसर इसके क्या होंगे, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से यहाँ पे करेक्ट दी गई है? तो स्टूडेंट, इसका जो हम राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे सी आ जाता है। 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आ जाती हैं। तीसरे वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो प्रेम्बल है इट इज़ ए इनजस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है आप लेके कोर्ट ऑफ लॉ में जो है इसे आप नहीं ले सकते हैं। और क्योंकि जो केशवनंद भारती जजमेंट भी आगे जो आई थी 1973 के टाइम पे, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेम्बल है इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। तो इसलिए प्रेम्बल जो है इसको अमेंड जरूर किया जा सकता है और इसको अमेंड एक बार किया भी गया है 1976 42nd अमेंडमेंट के नीचे। बट जो इसका जो एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इसको जो है वो किसी तरह से रिप्लीट नहीं जाए, उसे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द प्रोविज़न जो इसके इस प्रेम्बल के टॉपिक को लेके आपको यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रेम्बल को जब पढ़ रहे हैं तो जो 2-3 केसेस हैं उनको ज़रूर पढ़िए। बेरूबरी केस के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़िए, साथ में आप केशवनंद भारती जजमेंट है उसके अंदर प्रेम्बल का थोड़ा रेफरेंस जो है वो थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पर ज़रूर पढ़िएगा साथ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई हैं यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाती हैं और यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आ जाती है। ठीक है, पहला यहाँ पे ये पूछा गया है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज़ नॉट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई कल को किसी स्टेट का कोई टेरिटरी कम कर दें, ज़्यादा कर दें, जहाँ 2 स्टेट को 1 बना दें, 1 को 2 बना दें, तो इसका कोई किसी तरह का कोई गारंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ठीक है, इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट लाइक द यूएस। और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे है द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। तो 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अब यहाँ पे करेक्ट हो जाती है 1, 2 और 3। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो राइट आंसर हमारे पास बी है। तो बी में पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ द फाइन पार्ट, क्योंकि यूएस है वो बेसिकली उनकी जो स्टेट्स हैं वो ट्रू फेडरल कंट्री है, उनका स्टेट का एक अपना वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी एक अपनी वहाँ पे एग्जिस्टेंस रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपका जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इंडियन पॉलिटी का आ जाता है, जिसमें आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जहाँ पे आते हैं, उसमें अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 डिफाइन करेंगे और उसको में हम पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि किसी भी स्टेट का जो एग्जिस्टेंस होता है, चाहे उसका नाम है चाहे उसका टेरिटरी है, वो पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसको चेंज कर सकती है। और ऐसा हुआ भी है और हमने देखा भी है कि
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 1956 बनाया गया तो उसके बाद बहुत सारी स्टेट जो थी उनको बाइफरकेट भी किया गया, और रिसेंट टाइम में हमने देखा है 2014 में किस तरह से जो आंध्र प्रदेश थी उसको बाइफरकेट भी किया गया है, तेलंगाना जो है उसमें से अलग स्टेट बनी है। तो इसलिए किसी भी स्टेट का जो एग्जिस्टेंस होता है वो एक पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। पार्लियामेंट उसको मोल्ड जो है एज़ पर द टाइम एंड एज़ पर द नीड उसको जो है वो चेंज कर भी उसे किया भी गया है, और आगे वो और भी स्टेट जो है वो यहाँ पे बनाई जा सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ नॉट लाइक यूएस हेयर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला गलत है, ऊपर के जो 1 एंड 3rd स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट आ जाते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 हेयर। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ पार्ट ऑफ द प्रेम्बल से लिया गया है कि इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर जो है मुझे नहीं लगता कि बताने में यहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है। यू कैन ईजिली पिन पॉइंट द आंसर हेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन सी हेयर। तो ऑप्शन सी में हमारा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और हमारा जो स्टेटमेंट जो है 3rd भी करेक्ट है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, नो, ये अब क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि पार्लियामेंट जो प्रेम्बल है इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, तो इसलिए जो हमारा प्रेम्बल है इसको भी अमेंड किया जा सकता है, और 42nd अमेंडमेंट के नीचे इसको अमेंड भी किया गया, जिसके अंदर हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जो थे इस स्टेटमेंट अमेंडमेंट के नीचे हमने ऐड भी किए यहाँ पे। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 9 के पार्लियामेंट गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है। इट इज़ नॉन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, इट इज़ नॉन एट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड इट इज़ नॉन एट वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट जो है इसे कहा जाता है। तो इसके लिए यू हैव टू चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर। तो इनमें से राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, क्या इनमें से कोई स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट हो सकती है, जहाँ ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का, तो आंसर जो है वो यहाँ पे डी आ जाता है। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक आ जाती हैं। क्यों आती हैं देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पूरी की पूरी जो गवर्नेंस होती है वो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनके द्वारा चलाई जाती है, विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो भी मेजर डिसीजन कंट्री के लिए लिए जाते हैं, चाहे कोई न्यू लॉ मेकिंग है, चाहे कोई पॉलिसी मेकिंग है, चाहे कोई इकोनॉमिक डिसीजन है, चाहे कोई फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है, चाहे कोई डोमेस्टिक है, या किसी भी तरह का जो डिसीजन है, फर्स्ट इट इज़ डिस्कस इन द कैबिनेट, जिसको प्रधानमंत्री खुद जो है वो चेयर करते हैं, उसके बाद इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इसलिए पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पार्लियामेंट है, वेन एवर द पार्लियामेंट का सेशन आता है, जैसे हम देखते हैं बजट सेशन आता है, मानसून सेशन आता है, फिर उसके बाद विंटर सेशन आता है, तो उसी सेशन के अंदर जो जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो जिसे हम एग्जेक्टिव भी कह देते हैं, दे हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट, और वहाँ पे उन्हें अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शो भी करनी पड़ती है, इसलिए हम इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट का मॉडल है, इट इज़ बेसिकली एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो हमने यूके से लिया है। इसका मतलब इसके अंदर ये होता है कि वो मॉडल ऑफ पार्लियामेंट जिसके अंदर जो लोग हैं वो पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, दे बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसको वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट कहा जाता है, और हमारी जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है उसमें भी ये मॉडल को फॉलो किया जाता है। हम अपने एमएलए एमपी चुनते हैं, उनको आगे स्टेट लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में भेजते हैं। सो दैट इज़ वाई ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। आफ्टर दैट कम क्वेश्चन नंबर 10 हेयर। तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से वर्ड हैं जो 42nd अमेंडमेंट के नीचे यहाँ पे ऐड किए गए हैं। 4 वर्ड हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन से जो टर्म है वो 42nd अमेंडमेंट के नीचे जहाँ पे ऐड की गई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर पहले भी मैं ये डिफ़ाइन कर चुका हूँ, सेकुलर वर्ड ऐड हुआ है, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ है, सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है, लेकिन जो लिबर्टी है ये वर्ड ऐड नहीं हुआ, ये ऑलरेडी पहले था। लिबर्टी के अंदर हमें 5 तरह का लिबर्टी जो है वो दिया गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। तो इस तरह का हमारे पास 4-5 जो फ्रीडम है वो हमें लिबर्टी के नीचे
यहाँ पे दी गई, तो दैट इज़ ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द प्रेम्बल। तो अगर हमें ये चीज़ पता होती है तो हम इसका क्लियरली आंसर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो है वो यहाँ पे बी आ जाएगा 1, 3 एंड 4 हेयर। आफ्टर दैट कम क्वेश्चन नंबर 11 हेयर। टर्म रिपब्लिक जो हमारे प्रेम्बल में मेंशन भी की गई है, तो टर्म रिपब्लिक के अंदर हमें किस तरह का जो जहाँ पे जो डेफिनेशन है रिपब्लिक टर्म की, वो किस तरह की हमारे यहाँ पे प्रेम्बल के अंदर यहाँ पे दी गई हैं। तो रिपब्लिक टर्म का मतलब क्या है? नंबर 1, इन ए रिपब्लिक द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। स्टेटमेंट नंबर 2, एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री इज आल्सो ए रिपब्लिक। एंड statement number 3, the presidential government and the head of the state is indirectly elected, while in the republic head of the state is directly elected here। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके अंदर टर्म रिपब्लिक प्रेम्बल में क्लियरली दी हुई है। इसका मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड होंगे। तो ये जो हमने टर्म है, रिपब्लिक टर्म है, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया था कि जहाँ के ये हमारा हेड होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, वो इलेक्टेड होगा। अब किसी भी रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो, वो डायरेक्टली भी हो सकता है और वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे क्या राइट आंसर जो है वो यहाँ पे क्या होगा, वो हमें थोड़ा सा देखना है। तो एज पर गिवन प्रोविज़न इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आ जाती हैं। ठीक है, तो इन republic the head of state is elected, this is fine। every democratic country is also republic, तो it is not correct statement, क्योंकि अगर हम यूके को देखते हैं तो यूके भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन यूके रिपब्लिक नहीं है, वो एक मोनार्किकल है। वहाँ पे भी अभी क्वीन जो है वो हेड ऑफ स्टेट जरूर होती है, लेकिन वो रिपब्लिक की कैटेगरी में नहीं आती, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द हेड ऑफ स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वाइल इन रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये भी उल्टा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस है, यूएस का प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 रॉन्ग हो जाती हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है वो 1 ही है। आफ्टर दैट कम क्वेश्चन नंबर 12 हेयर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन की बात की गई है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे इवॉल्व हुआ था, यानी कि कैसे इसको बनाने की बातें की गई, प्रपोजल कहाँ से आए वगैरह वगैरह इसके अंदर आ जाता है। हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आती है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसको बनाने का जो आइडिया था वो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये कैबिनेट मिशन प्लान के नीचे बनाई गई थी, और सचिदानंद सिन्हा हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। तो ये 3 स्टेटमेंट है। अब इन 3 स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, कौन सी नहीं है, इसके बारे में अभी आपको यहाँ पे सोचना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आंसर करना है। अब इसके अकॉर्डिंगली इन 3 में से हमारे पास सिर्फ जो राइट ऑफ स्टेटमेंट है वो एक ही स्टेटमेंट है, और वो जो राइट स्टेटमेंट है दैट इज़ ए। देखिए, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने नहीं दिया था। ये जो आइडिया था उस समय के बहुत ही फेमस एक कम्युनिस्ट लीडर थे M.N. रॉय, उनके द्वारा ये आइडिया जो था, ये जो था उन्होंने आइडिया 1934 में ये उन्होंने उस समय आइडिया दिया था, ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एक इंडियन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो है दिया जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी इसको अपना ऑफिशियल डिमांड जो था अपने रखा गया, और 1938 में नेहरू ने भी इसको आगे जो था अपनी डिमांड में रखा था, लेकिन मोतीलाल नेहरू वाज नॉट इन दिस केस। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के नीचे जो था ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, दैट इज़ करेक्ट है। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे ठीक आ जाता है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, वो टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर थे एज वाइज, और ये थोड़ा सा एक फ्रेंच ट्रेडिशन से इंस्पायर होके हमने ये मेथडोलॉजी उस समय यूज़ की थी कि जो सबसे सीनियर मेंबर है उसी को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसलिए सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। सचिदानंद सिन्हा जी के बारे में बता देता हूँ कि वो एक बहुत ही उस समय के जाने माने उस समय के लॉयर हुआ करते थे। उन्होंने कैलकाटा हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, इधर जो था उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिस भी यहाँ पे किया था।
होम रूल लीग मूवमेंट जब चलाई गई थी उसमें भी उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी किया था। और 1915 में जब बैरक ओबामा उस समय इंडिया में आए थे तो उनको एक टेलीग्राफ का जो था वो एक उनको दिया गया था, जो पहली टेलीग्राफ थी जो उस समय यूएस से इंडिया को की गई थी। तो उसका एक रेप्लिका जो था वो उस समय ओबामा जी को दिया गया। तो वो जो पहली उस टेलीग्राफ थी वो उस समय के एक एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने उस समय डॉक्टर सिद्धानंद सिन्हा को वो किया था। तो दिस इज सम ऑफ द फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट डॉक्टर सिद्धानंद सिन्हा। लेकिन वो एक एल्डर मेंबर थे इसलिए वो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे। परमानेंट प्रेसिडेंट बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे जो पावर ऑफ डिवीज़न है वो सेंट्रल स्टेट में की गई है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी फीचर फेडरल स्ट्रक्चर का एक मेन फीचर नहीं कंसीडर किया जाता है। बाइकैमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेज होना, जैसे कि हमारी लोकसभा राज्यसभा है, उसका एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी सुप्रीम रहेगा, और सिंगल सिटीजनशिप होगी, और एक इंटीग्रेटेड जो है वो जुडिशरी होगी। तो इनमें से कौन सी फीचर जो है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आ जाती है। ये बहुत ही कॉमन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वो जो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कई बार पूछा गया, जो पहले भी पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरल एक स्ट्रक्चर के मेन कोर फीचर यहाँ पे क्या होते हैं। तो ये आपके पास 5 फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा 1-2 सेकेंड इसके ऊपर सोचिए एंड देन यू कैन पुट योर राइट आंसर हियर। ओके, तो चलिए अब इसका राइट आंसर चेक करते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आ रही थी। 1, 2 एंड 3 जो है इसकी मेन फीचर जो है वो यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर की यहाँ पे आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाइकैमरलिज्म, 2 हाउसेज होने चाहिए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये होना चाहिए। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में पावर का डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल स्टेट के बीच में होता है, और ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल हो सकता है अगर उसको एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है, जिसमें ये सेंटर के सब्जेक्ट हैं, ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी है। हालांकि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो स्पिरिट है वो यूनिटरी है, लेकिन उसमें यूनियन सब्जेक्ट के पास अपने सब्जेक्ट हैं, स्टेट के पास अपने सब्जेक्ट हैं। बाइकैमरलिज्म, जहाँ पे एक लोअर हाउस है जहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जैसे कि हमारा लोकसभा है, एक अपर हाउस है राज्यसभा जहाँ पे उसे स्टेट रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह का जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो स्टे कर पाएगा। तो ये तीनों फीचर जो है ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं। दूसरी अगर दोनों चीज़ें हम देखें, सिंगल सिटीजनशिप और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये यूनिटरी स्पिरिट की जो है उनकी मेन फीचर यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसी से ही मिलता जुलता हमने साथ में एक और क्वेश्चन भी ले लिया कि अगर ये यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा तो उसकी, जैसा कि हमारी यूनिटरी फीचर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो कौन कौन सी है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो नाउ यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सी हमारी वो फीचर हैं जो कि यूनिटरी इन स्पिरिट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे बतानी है। तो अगर हम इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास जो राइट आंसर जो यहाँ पे आ जाता है इट इज़ ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2, 3 एंड 4, क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द फीचर ऑफ द फेडरल फीचर एक आ जाती है। बाकी की 3 अगर हम देखेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये हमारी यूनिटरी स्पिरिट का जो है मेन फीचर यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 2 तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है, वन इज़ पार्लियामेंट्री, अनदर इज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों की मेन फीचर यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंशियल के ऊपर यहाँ पे पूछी गई हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन होती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। तो इसका क्या राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम इन 4 ऑप्शन को यहाँ पे देखते हैं तो इन 4 ऑप्शन को रीड करने के बाद हमारे पास जो सही आंसर यहाँ पे निकल के आता है दैट इज़ ऑप्शन सी ओनली, यानी कि 3 एंड 4। ये अगर हम ऊपर की बात करें मेजॉरिटी पार्टी रूल और वाइडर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज़ ए
पार्लियामेंट्री फीचर, ये एक पार्लियामेंट्री फीचर आ जाती है, नॉट ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये वाली दोनों स्टेबल गवर्नमेंट है क्योंकि ऑल द पावर इज गिवन इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट, सिंगल एग्जीक्यूटिव है, ऑल डिसीजन आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट है, तो इसलिए ये एक दोनों फीचर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा साथ में यूएस प्रेसिडेंट को कंपेयर करके देखेंगे तो यू कैन ईजिली गेट द दिस अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली कि यूएस का प्रेसिडेंट है 4 साल के लिए बनता है, स्टेबल रहता है और सारे डिसीजन जो है उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो दैट इज़ ऊपर की दो फीचर जो है ये हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की आ जाती हैं। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 16 हेयर कि इनमें से which of the following characteristics feature highlight that the Indian Constitution is not a traditional federal constitution है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दी गई हैं कि देयर इज़ नो provision of separate constitution for each state as required in a federal state. The Indian Constitution rendered supreme power upon the court। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म वायलेट होती है तो उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट भी कर सकती है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आती है, इफ़ इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लेजिस्लेचर ओवर ए मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट, द विल ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो जहाँ पे प्रिवेल करती है जहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से क्या सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम इनको ऑप्शन को देखते हैं तो अल्टीमेटली राइट ऑप्शन जो है हमारे पास डी आ जाता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं क्योंकि अगर कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कोई किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया जाता है और उसमें कोई कन्फ्लिक्ट है तो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो वहाँ पे प्रिवेल करता है। सो दैट इज़ वाई ये ऊपर की जो टर्म है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फाइनल इंटरप्रेटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उनके द्वारा ही किया जाता है और स्टेट का हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता नहीं है क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे देश के अंदर है। तो इसलिए ये 16 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास डी आ जाता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत बार कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी फीचर जो हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, तो कौन सी फीचर हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर किस तरह से अपॉइंट किया जाना चाहिए, ये हमने किस कंट्री से लिया है, कनाडा से। ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग कब होती है, जब किसी ऑर्डिनरी बिल या किसी फाइनेंस बिल को लेके कोई डेडलॉक हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 108 के नीचे पार्लियामेंट के दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर सकता है। उस ज्वाइंट सिटिंग का जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर होता है। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं ज्वाइंट सिटिंग आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने यूएसएसआर से लिया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो 1 और 2 है। ये दोनों पेयर जो हैं ये दे आर करेक्टली मैच। यूएसएसआर इज़ ए रॉन्ग क्योंकि यूएसएसआर से हमने डीपीएसपी नहीं लिया है, हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली हैं। डीपीएसपी का कंसेप्ट हमने जो था वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 18। बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी। ज़्यादातर कमेटियां जो थी उनको पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो बाकी बहुत एक्सपीरियंस मेंबर थे उनके द्वारा हेड किया गया था ताकि फाइनल जो है वो ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का किया जा सके। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी कमेटियाँ हैं जिनके चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो 4 कमेटियाँ हैं। जवाहरलाल नेहरू इनमें से किन कमेटियों के चेयरमैन रह चुके हैं, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए। जो पहली 3 कमेटियां हैं उनके चेयरमैन जो थे वो पंडित नेहरू थे। और जो कमेटी नंबर 4 है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर जो है वो ए आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है और इसके अंदर हमें ये कुछ पेयर मैच किए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक जो हमारी उस समय टेम्पररी गवर्नमेंट जो थी उस समय बनाई गई थी जिसके वाइस प्रेसिडेंट पंडित नेहरू भी थे, तो उनके अंदर एक कैबिनेट भी बनाई गई थी।
और 1947 के नीचे, तो उस फर्स्ट कैबिनेट के अंदर किस मिनिस्टर के पास कौन सा पोर्टफोलियो जो था वो यहाँ पे दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के पास साइंटिफिक रिसर्च, मौलाना कलाम जी के पास एजुकेशन, वल्लभ भाई पटेल के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। पर ये सारे के सारे जो पेयर हैं ये यहाँ पे करेक्टली मैच किए गए हैं। तो ये सारे के सारे पोर्टफोलियो इन तीनों मिनिस्टर के पास रह चुके हैं। आफ्टर दैट कम द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन, दैट इज़ द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। हमने ब्रिटेन से इंस्पायर्ड हुआ था, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, जब हमने सिस्टम उन्हीं से ही लिया था। इंडिया हैज़ ए रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्किकल सिस्टम। इंडियन सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट हेयर। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो सी, ये दोनों ही हमारे पास करेक्ट है। पहले तो ठीक है, हमारा रिपब्लिकन सिस्टम है और ब्रिटेन का जो मोनार्किकल सिस्टम है, दैट इज़ करेक्ट हेयर। इंडियन सिस्टम, अगर आप ये देखेंगे कि ब्रिटेन में सबसे सुप्रीम कौन है, सोवरेन कौन है, तो वो पार्लियामेंट है। वहाँ के जुडिशरी से भी ऊपर पार्लियामेंट है, दे कैन मेक एंड अनमेक एनी ऑफ द लॉ हेयर। लेकिन इंडिया में जो सोवरेन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट नहीं है। सबसे सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ जाता है। सो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास अगर हम देखेंगे तो इंडियन सिस्टम जो है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, इंस्टेड ऑफ इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेयर। ठीक है, सो दैट इज़ द स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आज हमने जो हैं वो डिस्कस किए हैं। कल की क्लास में हम बाकी के एक एक करके टॉपिक लेंगे और सारे टॉपिक जो है पूरी की पूरी पॉलिटी को हम इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में अगले 10 दिन में समाप्त करेंगे, ताकि आपका जो प्रीलिम्स के लिए आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छी तरह हो सके और आप प्री में बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर सके। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। और अपना अच्छी तरह से आप अपना हार्डवर्क कीजिए और अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो अपनी एग्ज़ाम में दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।